नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। वित्तीय वर्ष 2026-2027 का बजट पेश हो गया। कैसा रहा बजट? 1 फरवरी को संडे को पेश हुआ। ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड बना। 1 फरवरी की तारीख मोदी सरकार ने आने के बाद तय की, वरना 28 फरवरी को हुआ करता था बजट। उससे पहले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने अंग्रेज़ों के समय से चली आ रही परंपरा कि बजट शाम को 5:30 बजे प्रस्तुत होगा, उसको बदला और सुबह 11-12 बजे की परिपाटी शुरू की। उस समय वजह ये थी कि जब यहाँ शाम के 5:30 बजते थे, तब ब्रिटेन में, लंदन में 10 बजता था। हमारे जो ब्रिटिश हुक्मरान हैं वो देख सके, बजट को सुन सके, उनकी सुविधा के लिए था। लेकिन उसको क्यों हमने कंटिन्यू रखा पता नहीं। तो उसको बदलने के लिए देश को इंतज़ार करना पड़ा अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री बनने का। फिर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने 28 फरवरी की बजाय 1 फरवरी चुना। क्यों चुना? क्योंकि होता ये था कि बजट जब तक फाइनल होता था अप्रैल मई में, उसके बाद कुछ समय बाद मानसून का सीज़न शुरू हो जाता था, तो लगभग आधा वित्तीय वर्ष गुजर जाता था। जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स को पैसे दिए गए हैं, लोकेशन है, उनको खर्च करने की शुरुआत नहीं हो पाती थी। अब स्थिति ये है कि ये व्यवस्था कर दी गई है बजट के लिए, जिन डिपार्टमेंट्स की जो डिमांड है उसके लिए वो अपनी योजना भी तैयार रखें और बजट एलोकेशन होते ही, बजट पास होते ही उस पर काम शुरू हो जाए। तो हम एक तरह से काम के मामले में लगभग 3-3.5 महीने आगे हो गए। ये तो व्यवस्था की प्रक्रिया की बात हो गई। लेकिन सवाल ये है कि बजट कैसा रहा। अब इस सवाल का जवाब देना आमतौर पर बड़ा कठिन होता है, या बहुत आसान भी होता है कि बजट बहुत अच्छा रहा। दूसरी प्रतिक्रिया होती है बहुत खराब रहा। सत्तारूढ़ दल कहता है कि बहुत अच्छा रहा, विपक्ष कहता है बहुत खराब रहा। ये परिपाटी चली आ रही है। सत्ता में कोई हो, विपक्ष में कोई हो, रिएक्शन इसी तरह के आते हैं। लेकिन पिछले साल का जो बजट था उसके बारे में निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि बहुत अच्छा बजट था। और उसका कारण यह है कि लंबे समय के धैर्य के बाद मिडिल क्लास को कुछ बड़ी राहत मिली। हर बजट में ये उम्मीद मिडिल क्लास करता है कि टैक्स में उसको कुछ राहत मिलेगी। टैक्स में राहत का मतलब उसकी जेब में पैसा ज़्यादा आएगा। जेब में पैसा आएगा तो वो दरअसल इकॉनमी को ही बढ़ाता है, वो खर्च करता है या फिर वो इन्वेस्ट करता है। पहले सेविंग्स में डालता था, अब सेविंग्स का कुछ हिस्सा जो है इन्वेस्टमेंट में जाता है। तो देश की इकॉनमी को बढ़ाने में ही उसका इस्तेमाल होता है। और लंबे समय से मिडिल क्लास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्थन कर रहा था बिना कुछ पाए हुए। इसीलिए पिछले साल के बजट के बाद प्रधानमंत्री ने कहा भी था कि मिडिल क्लास बहुत लंबे समय से इंतज़ार कर रहा था। लेकिन एक बात हमको समझनी चाहिए, मिडिल क्लास हो या कोई दूसरा क्लास हो, असल में अपेक्षाएं इतनी ज़्यादा होती हैं। तो जिन लोगों को इस बजट से बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं थीं, उनके लिए वही गाना है कि दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, हम वफा करके भी तन्हा रह गए। तो अगर आपकी अपेक्षा बहुत ज़्यादा थी, और देखिए अपेक्षा ज़्यादा होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन आपको रियलिस्टिक भी होना चाहिए कि देने के लिए सरकार के पास पैसा भी होना चाहिए। आपको ये भी देखना पड़ेगा कि हमारा टैक्स बेस कितना बड़ा है। तो टैक्स बेस देखेंगे और टैक्स कलेक्शन देखेंगे, आमदनी और खर्च का हिसाब देखेंगे, तब समझ में आएगा कि सरकार के लिए ये तलवार की धार पर चलने जैसा होता है कि हर वर्ग को, हर सेक्शन को कुछ न कुछ मिले। बड़ी अपेक्षा थी शेयर मार्केट को। पिछले 14-15 महीने से शेयर मार्केट की स्थिति खराब चल रही थी। कुछ फ़ायदा होने की बजाय उनको झटका लग गया, एसटीटी लग गया, सिक्योरिटीज़ ट्रांजैक्शन टैक्स। लेकिन वो केवल फ्यूचर और ऑप्शंस में जो ट्रेडिंग करते हैं उन्हीं पर लगा है। इसकी वजह से पूरे मार्केट का मूड जो है वो रविवार को ख़राब हो गया, क्योंकि रविवार को मार्केट भी खुला हुआ था। बहुत उम्मीद थी कि रक्षा बजट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। रक्षा बजट बढ़ा है, लेकिन उसकी भी एक सीमा है। कैपिटल एलोकेशन भी बढ़ा है, बजट का साइज़ बढ़ा है। लेकिन अगर सूत्र में बांधना हो इस भारतीय बजट को, तो आप कह सकते हैं ये अर्थव्यवस्था में स्थायित्व लाने, वित्तीय अनुशासन लाने, फिस्कल डेफिसिट जो है उसका लक्ष्य पिछले बजट में 4.4 था, इस बार 4.3 था, और सतत विकास और उसके साथ ही महंगाई को कम रखने में।
इन चारों लक्ष्यों को हासिल करता हुआ दिखाई देता है ये बजट। एक तो सरकार ने जो पहले परंपरा थी कि बहुत बड़े बड़े दावे कर दो कि इतना रेवेन्यू कलेक्शन होगा, खर्च इतना कम होगा, सरकार कर्ज इतना कम लेगी, और बाद में जब बजट की फिगर्स साल के आखिर में आती थी तो सब जो है फिगर्स हेवायर हो जाती थी। सरकार ने नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ का रेट जो है 10% रखा है। चाहती तो 10.5% भी कर सकती थी वाहवाही लूटने के लिए, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया। फिस्कल प्रूडेंस का रास्ता नहीं छोड़ा। और ये बात आपको याद रखनी चाहिए कि कोविड के समय जब पूरी दुनिया जब फिस्कल डिसिप्लिन को भूल चुकी थी कि नोट छापो, पैसा खर्च करो, लोगों को पैसा दो, बाकी बातें भूल जाओ, आज वो सारे देश उसका नतीजा भुगत रहे हैं। भारत अपने फिस्कल डिसिप्लिन के रास्ते पर चल रहा है। यही सब कारण है जिसकी वजह से पिछले दिनों में इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसीज ने भारत की अर्थव्यवस्था की रेटिंग बढ़ाई है। अब इस बजट को अगर आप देखें, मैं जो है बहुत केवल आर्थिक दृष्टि से नहीं देख रहा हूँ, इसको सोशियो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक दृष्टि से देखिए। तो इस बजट ने, मुझे लगता है कि ये पहली बार शायद किया है, पहले भी कोशिशें हुई हैं, लेकिन इस बार पूरी तरह से हुई है कि बजट को राजनीति से डिहाइफनेट कर दिया है। बहुत से लोगों को उम्मीद थी कि 5 विधानसभाओं के चुनाव होने वाले हैं और 2027 में 5 और विधानसभाओं के चुनाव होने वाले हैं, तो जिन राज्यों में चुनाव होने वाला है उनमें पैसा खर्च किया जाएगा, उनमें एलोकेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ऐसी लोक लुभावन स्कीम्स की घोषणा होगी जिससे चुनाव में फ़ायदा उठाया जा सके। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। जो देश की प्रगति की दृष्टि से, आर्थिक विकास की दृष्टि से ज़रूरी था, वो सारे कदम उठाए गए। पहली बात तो ये कि अर्थव्यवस्था को पॉलिटिक्स से डिहाइफनेट कर दिया गया है। दोनों को अलग अलग देखने की ज़रूरत है, ये सरकार बता रही है। दूसरी बात, सरकार ने बजट को और उससे ज़्यादा अर्थव्यवस्था को लोक लुभावन नारों से मुक्ति दिला दी है कि हर बजट में ऐसे नारे दो और उससे लोगों की सिंपैथी, लोगों का समर्थन जुटाओ। वो काम इस बजट में नहीं हुआ है। तो इस बजट से जिन लोगों की बड़ी आकांक्षाएं, बड़ी उम्मीदें थी, उनको लगेगा कि बड़ा निराशाजनक बजट है। लेकिन जो भविष्य की दृष्टि से देखेंगे तो उनको समझ में आएगा कि जो परिवर्तन हो रहे हैं, ये काम वो है जो नींव डालने का काम होता है। अब आप कहें कि 11.5 साल हो गए सरकार को, कब तक नींव डालती रहेगी? ये किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की प्रगति में ये निरंतर होने वाला काम है। आपको लगातार नए काम करने पड़ते हैं। इस समय जो ग्लोबल सिचुएशन है, ख़ास तौर से जिस तरह की युद्ध हो रहे हैं, युद्ध की आशंकाएं हैं, जो ट्रम्प का टैरिफ वॉर चल रहा है, उन सब को देखते हुए ये बजट भारत को बाहरी जो झटके हैं उनसे तैयार करने के लिए, कि उनका असर हमारी अर्थव्यवस्था पर न पड़े या कम से कम पड़े, उसकी तैयारी के लिए जो हमने एफटीए किए हैं, सबसे ताज़ा जो है यूरोपियन यूनियन से किया है, उसके अलावा कई देशों से किया है। तो बाज़ार खुल जाना एक बात है, लेकिन उस बाज़ार में हमारा सामान बिके, ये दूसरी बात है। तो एमएसएमई पर ध्यान दिया गया है। एक्सपोर्ट अगर आपको करना है तो आपको एमएसएमई पर ध्यान देना होगा, आपको रोज़गार पैदा करना है तो आपको एमएसएमई पर ध्यान देना होगा। और सबसे बड़ी बात, जिस भी सामान का उत्पादन हो देश में, उसकी गुणवत्ता, अगर क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं होगा तो दुनिया में कोई हमारा माल नहीं खरीदेगा, तो उस पर ध्यान दिया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से देखें तो जो कैपिटल एक्सपेंडिचर का रखा गया है, वो रखा गया 12.2 लाख करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है, जो पिछले बजट से 9-10% ज़्यादा है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में कोई कटौती नहीं की गई है। 20 नए हाईवे बनाने की घोषणा की गई है और 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने की घोषणा की गई है। ये मेरा मानना है कि बहुत बड़ा कदम है, लंबी छलांग है। हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का मतलब है बुलेट ट्रेन से एक कदम पीछे की बात। तो कनेक्टिविटी जो बढ़ेगी वो न केवल रोज़गार बढ़ाएगी बल्कि व्यापार बढ़ाएगी, लोगों के लिए ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में सहूलियत तो होगी, ईज़ ऑफ लिविंग में भी सहूलियत होगी। और सबसे बड़ी 2 चीज़ें जो अपने देश में बड़ी समस्या बन रहा है, वो शहरी विकास, शहरों का विकास, और उसमें नगर निकायों की भूमिका। नगर निकायों की भूमिका में सबसे बड़ा व्यवधान आर्थिक आता था। पैसा कहाँ से आएगा? केंद्र के पास इतना पैसा नहीं है कि जितना वो चाहते हैं मिल जाए। राज्य सरकारों की स्थिति और ज़्यादा खराब है। तो
उसके लिए म्युनिसिपल बॉन्ड की व्यवस्था की गई है कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस अपने संसाधनों से वित्त की व्यवस्था कर सकें। 50 ऐसे शहरों का चयन किया गया है जहां पर्यटन की दृष्टि से अंतर्राष्ट्रीय सुविधाएं उपलब्ध कराने पर काम होगा। तो आप ये सब अगर देखें, कोई पूछ सकता है कि हमको कल क्या मिलेगा, तो कल कुछ नहीं मिलेगा। कल आपको केवल जो है सपना मिलेगा, उम्मीद मिलेगी, अच्छा और सुनहरा भविष्य दिखाई देगा। अगर इस बजट में जो फैसले हुए हैं इन पर ठीक से और समय से अमल होता है, इम्प्लीमेंटेशन होता है, तो उसका असर आपको आने वाले समय में दिखाई देगा। ये भारत को 2047 में जो विकसित भारत बनाने की योजना है उसके लिए तैयार करने वाला बजट है। ये 2047 के विकसित भारत की नींव डालने वाला बजट है। और सबसे बड़ी बात, एक वाक्य में कहें तो विकास तो हो रहा है, विकास की गति में भी तेजी आई है पिछले 11 साढ़े 11 साल में, लेकिन विकास की गुणवत्ता, क्वालिटी ऑफ डेवलपमेंट, इस पर शायद पूरा ध्यान नहीं था जो इस बजट में जिसकी बात कही गई कि हमारे डेवलपमेंट की क्वालिटी भी होनी चाहिए। क्वालिटी का मतलब है इंटरनेशनल क्वालिटी। क्यों होनी चाहिए? हम चाहते हैं कि विदेशी हमारे यहाँ आएँ और निवेश करें। तो अगर हमें विदेशी निवेश की ज़रूरत है तो उसके लिए हमको संसाधन और इस तरह के का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना पड़ेगा। 2 बड़ी कंपनियों ने, इंटरनेशनल कंपनियों ने, जिनमें से एक माइक्रोसॉफ्ट है, दूसरा गूगल, बड़े पैमाने पर निवेश की घोषणा की है। इसके अलावा बजट में जो डेटा सेंटर की बात कही गई है, डेटा सेंटर की स्थापना, उसके लिए जो भी निवेश करेगा उसको 2047 तक टैक्स ब्रेक दिया जाएगा। मतलब 2047 तक कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, लेकिन डेटा सेंटर का केंद्र भारत ही होगा और भारत में ही उसको रखना पड़ेगा और भारतीय कंपनियों को उसका काम देना पड़ेगा। ये अपने आप में बहुत बड़ा, मतलब गेम चेंजर जैसा हो सकता है अगर हमको भविष्य के लिए तैयार होना है, एआई के लिए तैयार होना है। और फिर एक कॉरिडोर बनाने की बात कही गई है रेयर अर्थ मिनरल्स के डेवलपमेंट के लिए, तो वो छत्तीसगढ़ उड़ीसा से होते हुए तमिलनाडु तक। तो ये जो कदम हैं वो ऐसे हैं कि जिसका तत्काल कोई बड़ा फ़ायदा मिलने वाला नहीं है, तत्काल केवल फील गुड मिलने वाला है। तत्काल आपको बदलाव होता हुआ दिखाई देगा, दुनिया का रवैया हमारे बारे में बदलेगा, दुनिया की नज़र में हमारी छवि बदलेगी। इसलिए आप देखिए, ये बजट के बाद जो प्रतिक्रियाएं आई बहुत ठंडी रही। एक एसटीटी ने पूरे शेयर बाज़ार का माहौल बिगाड़ दिया, बाज़ार गिर गया, लेकिन वो जो है अगले दिन से संभलना भी शुरू हो गया। बाज़ार के गिरने का कारण सिर्फ ये नहीं है, बहुत सारे कारण हैं। कॉर्पोरेट अर्निंग्स की कमी की वजह से, एफपीआई लगातार पैसा बाहर ले जा रहे हैं उसकी वजह से, रुपया गिर रहा है उसकी वजह से, तो कारण बहुत सारे हैं। सबको एक दिन में एक बजट में सब समस्याओं को फिक्स नहीं किया जा सकता, लेकिन उस दिशा में प्रयास हो रहा है। ये इस बजट से दिखाई देता है। ये बजट सस्ती राजनीतिक लोकप्रियता के मोह में नहीं फंसा। सरकार चाहती तो ऐसे कई लोक लुभावन घोषणाएं ऐसी कर सकती थी, योजनाओं की घोषणा कर सकती थी, उन सब से बची। बहुत सी बातें कही जा रही थी, किसान सम्मान निधि बढ़ जाएगी, ये बढ़ जाएगा, वो बढ़ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं किया सरकार ने। सरकार पक्की नींव तैयार कर रही है, या आप कहें रेलवे की भाषा में कहें तो ट्रैक बिछा रही है जिस पर गाड़ी को दौड़ाया जा सके। अभी भारत की अर्थव्यवस्था जो है वो सिंगल इंजन पे चल रही है और वो है कंजम्पशन। इस अर्थव्यवस्था को डबल इंजन पर या डबल से भी ज़्यादा इंजन पर चलाने की तैयारी हो रही है। दूसरा इंजन बनाने की कोशिश हो रही है मैन्युफैक्चरिंग को। उसमें जिस तरह की सुविधा दी गई है, जिस तरह की घोषणाएं की गई हैं, ये आप मानकर चलिए कि मैन्युफैक्चरिंग हमारे देश में बढ़ने वाली है। और मैन्युफैक्चरिंग बढ़ने का मतलब है, सब लोग समझते हैं, रोज़गार। रोज़गार बढ़ेगा तो लोगों की आमदनी बढ़ेगी, आमदनी बढ़ेगी तो लोग खर्च करेंगे तो कंजम्पशन बढ़ेगा, कंजम्पशन बढ़ेगा तो टैक्स ज़्यादा आएगा। ये एक वर्चुअस साइकिल है
आप एक शुरू करते हैं तो उसका कैस्केडिंग इफेक्ट होता है, दूसरे पर, तीसरे पर, चौथे पर, पांचवे पर और आखिरी कड़ी तक पहुंचता है। तो इस बजट को अगर आप शुद्ध राजनीतिक नज़रिए से देखेंगे या उसमें ये खोजने की कोशिश करेंगे कि इस सेक्टर को क्या मिला, उस सेक्टर को क्या मिला, इस राज्य को क्या मिला, उस राज्य को क्या मिला, अगर इस सीमित नज़रिए से देखेंगे तो शायद आपको निराशा होगी। लेकिन अगर आपके मन में 2047 का सपना है, अगर आप भविष्य का भारत देखना चाहते हैं, तो आपको समझ में आएगा कि ये बजट उस भारत की तैयारी का बजट है। घर में मेहमान आते हैं तो हम तैयारी करते हैं या नहीं? हम मकान बनाने जाते हैं तो पहले नींव से ही शुरू करते हैं, पहले दिन से अट्टालिका नहीं खड़ी हो जाती है। और ये बजट ऐसे समय में आया है जब ग्लोबल हेडविंड्स बहुत ज़्यादा हैं। ये टैरिफ के कारण, युद्ध के कारण और युद्ध की और दूसरे युद्धों की जो आशंका है उसके कारण परिस्थितियां बहुत अनुकूल नहीं हैं। तो प्रतिकूल परिस्थितियों में भी आगे बढ़ने का हौसला और आगे की तैयारी कर आगे का रास्ता बनाने की तैयारी, ये मुझे सबसे पॉजिटिव नज़र आता है इस बजट में कि सोच सकारात्मक है, चुनौतियों से डरने वाला बजट नहीं है, चुनौतियों को फेस करने की तैयारी करने वाला बजट है, उसका आधार बनाने वाला, उस चुनौती को उस या कहें आपदा, अगर आप कहना चाहें ग्लोबल सेंस में, तो उस आपदा में अवसर तलाशने का बजट है। तो बजट एक बड़े वर्ग के लिए बहुत ख़राब बजट है क्योंकि उनकी जो अपेक्षाएं थी, उम्मीदें थी, पूरी नहीं हुई। दूसरा वर्ग है जो लॉन्ग टर्म देख रहा है, उसके लिए अच्छा है। तो बहुत से लोग आलोचना में ये भी कहते हैं कि भाई लॉन्ग टर्म किसने देखा है, हमको तो आज चाहिए, आज क्या मिल रहा है, आज क्या होना है। लेकिन देश ऐसे नहीं बनते हैं। देश हमेशा बनते हैं जब लॉन्ग टर्म सोचा जाए। अपने घर परिवार गांव में ही देख लीजिए, शीशम के पेड़ जो हमारे बुजुर्ग लगाते थे, उनको मालूम था कि उनके जीवन में इसका उनको कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। अगर वो ये सोचते कि आज हमको इससे क्या मिलेगा, तो वो शीशम का पेड़ कभी लगाते नहीं। तो वो अगली पीढ़ी के बारे में, उसके बाद की पीढ़ी के बारे में सोचते थे। ये बजट मेरी नज़र में उसी दृष्टि को, उसी सोच को आगे लेकर चलने वाला बजट है। तो आशा और निराशा दोनों है इसमें। सवाल ये है कि आप किस नज़रिए से देख रहे हैं, आप कहाँ खड़े होकर देख रहे हैं और आपकी अपेक्षा क्या थी। इससे आप इस निष्कर्ष पर पहुँचेंगे कि बजट अच्छा है या ख़राब है दोनों चीज़ें। सवाल ये है कि आप देखना क्या चाहते हैं। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।